Now, in case of Java, what happens? Let us discuss that. We have a Java program, so let's call it abc.java. और इसमें भी हमने सेम इंस्ट्रक्शन लिखी है a+b. यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इसका जावा का कंपाइलर आता है जेवैक नाम से, को जब हमने कंपाइल किया तो हमारे पास एक बन के आती है यूनिट abc.class. इसमें क्या होता है abc.class में? इसमें रहता है आपका बाइट कोड, बेसिकली 010101 इस तरह का हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन इसमें रहती है. ठीक है, बाइट कोड डॉट क्लास फाइल जो बनती है. अब ये बाइट कोड क्या होता है? ये बाइट कोड होता है आपका एक इंटरमीडिएट कोड. मतलब हम अगर सी की बात करें, C++ की बात करें, तो हम उसमें जो इंस्ट्रक्शन जो पैक कर रहे थे वो किसके लिए थी? माइक्रो प्रोसेसर के लिए. इस बार हम माइक्रो प्रोसेसर के लिए पैक नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको एक इंटरमीडिएट कोड दे रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइट कोड. अब मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पर मेरा जो इन्वायरमेंट था वो था विंडोज विद सेलेरॉन प्रोसेसर. ठीक है, ये इस इन्वायरमेंट के मैंने बनाई है और जो इंस्ट्रक्शन मैंने रखी है a+b था. विंडोज सेलेरॉन इसको कैसे समझ रहा था? मेरे उसी एग्जांपल को लेता हूँ, ऐड ab. ये इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, बट हमने इस बार ये इंस्ट्रक्शन नहीं रखी है इस फाइल के अंदर. हम क्या कर रहे हैं? हमने एक इंटरमीडिएट कोड रखा है. अब एक कंसेप्ट आएगा यहाँ पर इसमें बीच में JVM का, जावा वर्चुअल मशीन. ये बाइट कोड हम किसको देते हैं? जावा वर्चुअल मशीन को देते हैं. ठीक है, ये JVM क्या करता है? ये JVM चेक करता है कि इन्वायरमेंट क्या है, किस इन्वायरमेंट में हम लोग हैं. इसने चेक किया कि वी आर इनटू लिनक्स and we are using Intel processor, and this JVM knows Linux और Intel मतलब जो काम करने का तरीका है उसका तरीका कैसे है? A add B. तो ये JVM क्या करता है? ये इस बाइट कोड को लेता है और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पर क्या है कि हम माइक्रो प्रोसेसर के लिए पैक नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन जो पैक कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? JVM के लिए. JVM अंडरस्टैंड्स कि वो इन्वायरमेंट में है, उसको इंस्ट्रक्शन किस तरीके से प्रोसेस करनी है. लेट्स से अब ये इंस्ट्रक्शन में एक दूसरा JVM है, लेट्स कॉल another JVM we have and it is on Mac and here we are using Ryzen. I'm just taking an example. और इसका काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि ये इसको लेट्स से तो यहाँ पर ये जो JVM बाइट कोड को लेगा इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा. तो हम यहाँ पर हमने जो इंस्ट्रक्शन पैक की थी वो हमने बाइट कोड जो रखा था बना करके, वो क्या है? वो JVM स्पेसिफिक है. और JVM क्या करता है? JVM अंडरस्टैंड करता है कि उसको इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट इट विल चेक, अच्छा इस तरीके से मेरे को मेरा प्रोसेसर इस तरीके से काम करता है तो मेरे को इस तरीके से काम करना है. अब अगर मैं JVM की खुद की बात करूं तो JVM क्या है? JVM डिपेंडेंट है. मैक के लिए अलग JVM आपको मिलेगा, लिनक्स के लिए आपको अलग मिलेगा, विंडोज के लिए आपको अलग मिलेगा. ये सब आपको ओरेकल की साइट पर मिल जाएगा. तो जो JVM है ये डिपेंडेंट है, बट ये क्या कर रहा है? इसकी वजह से हमारा जो जावा का जो बाइट कोड है वो कैसा बन गया? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन गया. जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बनी? बिकॉज ऑफ JVM. JVM itself is platform dependent, but it makes our Java programs to platform independent. कि हमने एक बार इस इन्वायरमेंट में तैयार किया और हम किसी भी इन्वायरमेंट में जाके उसको रन कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली हमको जब हमने एक बार लिख लिया कोड तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वी नीड ओनली दिस क्लास फाइल
बाइट कोड. नेक्स्ट पॉइंट इज रोबस्ट. रोबस्ट अगर मैं बात करूं, विच इज नेवर टायर्ड, मतलब कभी न थकने वाला. अभी कैसे, मतलब रोबस्ट कैसे है जावा, इसके पीछे दो चीजें हैं. एक तो इसका जावा ने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म दिया है और गार्बेज कलेक्शन. एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? सो इट इज बेसिकली हैंडलिंग एक्सेप्शंस. तो हमें इस पे मूव करने से पहले देखना पड़ेगा कि एक्सेप्शन क्या है. व्हाट इज एन एक्सेप्शन? सपोज मेरे पास यहाँ पर कोड में लिख रहा हूँ, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है लाइन 1 से लेकर के सपोज 100 तक. ये कुछ लाइन ऑफ कोड मैंने लिखी है, ठीक है. लेट्स से दिस इज लाइन 5. यहाँ पर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि सस्पिशियस है. सस्पिशियस, व्हाट आई मीन बाय सस्पिशियस इज कि लेट्स से 10 divided by 0. So in Python it is, so exception is any condition which terminates our program abnormally, right? अभी अभी के लिए सिर्फ इतना देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या है. एक्सेप्शन एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो कि नॉर्मली स्मूथली टर्मिनेट होना चाहिए था वो नहीं होता है, वो वहीं से ही क्या होता है, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ 5वीं लाइन पे मेरे को कोई ऐसी सिचुएशन मिली, ऐसी कंडीशन मिली कि लास्ट की जो मेरी 6 to 100 जो लाइन थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ठीक है. पहली 4 तो एग्जीक्यूट हुई, 5वीं लाइन पे कोई प्रॉब्लम थी, तो बाद की सारी क्या हो गई, एग्जीक्यूट नहीं हो पाए ड्यू टू दिस एक्सेप्शन. तो जावा ने क्या किया, जावा ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि इफ देयर इज एन एक्सेप्शन, स्किप एंड कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द कोड. तो ये 6 से जो आपकी 100 लाइन तक का कोड था ये आपका एग्जीक्यूट होगा. इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम स्किप कर देंगे यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग. नाउ गार्बेज कलेक्शन. हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हमें सारा काम किसके फॉर्म में करना है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करना है. वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट. लाइक जिसने मतलब C++ पढ़ी है तो आपने वहाँ पे चीज पढ़ी होगी, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर. ये क्या करता था, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या करता था, डिस्ट्रॉय. तो यहाँ पर जो C++ की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की जिम्मेदारी भी किसकी थी, हमारी थी, और डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी भी हमारी थी. तो बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्या करता है, कंज्यूम मेमोरी, ठीक है. मेमोरी लेता है, कहाँ लेता है, रैम पर लेता है. व्हाट इज ए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ये हम अभी बात करते हैं. तो जब भी इसको अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद. इट कंज्यूम्स मेमोरी. तो ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो क्या करेगा, वो मेमोरी लेगा, कहाँ लेगा, रैम पर. आपने देखा होगा कि कुछ मतलब बहुत हैवी गेम्स आती हैं जो कि इनके लिए रिक्वायर होता है कि हमें 8 GB की रैम सपोर्ट चाहिए. वैसे मैं बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ गेम्स का, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने कोई गेम रन करनी है तो आपको एक 8 GB या लेट्स से 2 GB की रैम चाहिए ही चाहिए. या आपको GPU चाहिए. इसलिए जब हम किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं या किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो क्या करता है, वो मेमोरी कंज्यूम करता है, कहाँ पर, रैम पर, ठीक है. और अगर उसको रैम अवेलेबल मिल रही है तो वो स्मूथली काम करेगा, अगर नहीं मिल रही है तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा. कोई भी प्रोग्राम अगर मैं रन करता हूँ तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है, वो अप डाउन होती रहती है बेस्ड ऑन उसका, हम उसमें क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा ही हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी होगा. हम उसके अंदर जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हम उसके अंदर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ऑब्जेक्ट्स अगर बनाएंगे तो क्या होगा, वो मेमोरी लेंगे, ठीक है. अब अगर मेमोरी लेंगे तो हमारे पास तो लिमिटेड मेमोरी है, कहीं पे 16 GB है, कहीं पे 32 GB है, और कहीं पे 8 GB है, ठीक है.
राइट। कुछ तो हाँ लिमिटेशन है जी। ना हमारे पास। अगर मैं रैम की बात करूं, जब हम मोस्टली मैंने जो अभी तक हम लोग यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो हम मोस्टली 32 तक के मैंने सुने हैं कि हम यूज कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन में होते हैं तो वहां पर थोड़ी बड़ी हो जाती है हमारी रैम, लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी कुछ तो लिमिटेशन है कि हम उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, बट लोड हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हमें एक ऑप्टिमाइज तरीके से अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करना है। तो वो तो बहुत मतलब आगे की चीज़ें हो गई हैं। मैं तो एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय भी करेंगे। तो सी प्लस प्लस में ये सिर्फ जिम्मेदारी हमारी थी ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिस्ट्रॉय करने की। बट अगर मैं जावा की बात करूँ तो किसकी जिम्मेदारी है ये? क्रिएशन हम करेंगे। क्रिएशन इज यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और let me call it developers. क्रिएशन इज डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगर हम बात करें किसकी, डिस्ट्रॉय की, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या है, जावा ने डेमन नाम का एक थ्रेड बनाया हुआ है। थ्रेड बेसिकली क्या होता है? थ्रेड इज अ रनिंग प्रोग्राम, और वी कैन से रनिंग प्रोसेस। अगर आप विंडोज 7 8 में देखोगे टास्क मैनेजर में जाके, तो आपकी इसी व्यू में आपके थ्रेड्स भी आते हैं कि उसके अंदर कितने थ्रेड चल रहे हैं। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, ठीक, जो कि बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो जावा ने भी क्या किया, एक थ्रेड बना करके रखा हुआ है डेमन, जो कि चेक करता रहता है कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि यूज नहीं हो रहे, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट कौन से हैं जिनको कि मैं मेमोरी से हटा सकूं। उससे क्या होगा, सपोज मैं ऑब्जेक्ट बनाते जा रहा हूँ, लेट्स से एक लूप मैंने लिखा, एक लूप लिया मैंने, इनफाइनाइट लूप ले लिया फॉर एग्जांपल, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाते जा रहा हूँ और उसको मैं हटा नहीं रहा हूँ। तो एक टाइम क्या होगा, मेरी जो रैम है वो फुल हो जाएगी, और मुझे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जगह वहां पर नहीं मिलेगी, और मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, राइट। डेमन थ्रेड क्या करता है, ये ढूंढता रहता है कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूज में नहीं है या जो बहुत देर से पड़े हैं, उनको मेमोरी से हटा दूं ताकि वो मेमोरी रिलीज हो जाए, और जो नए ऑब्जेक्ट मैं बनाने वाला हूं उनके लिए अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसके लिए ये डेमन थ्रेड क्या करता है, ये एक एल्गोरिदम यूज करता है। उस एल्गोरिदम का नाम है मार्क एंड स्वीप। Mark those objects which are not in use and then clean them, ठीक है। एक एल्गोरिदम यूज करता है मार्क एंड स्वीप नाम का, कौन? ये डेमन थ्रेड। तो ये बेसिकली इसको बनाता है रोबस्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड गार्बेज कलेक्शन। तो रेयर ही चांस है कि आपका एप्लीकेशन क्रैश होगा,